अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा टेंस। टेंस जो है वो एक्रोनिम है फॉर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये एक इलेक्ट्रिकल मोडेलिटी है जो कि हम इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज़ करते हैं। ये मोस्टली पेन के लिए ही यूज़ की जाती है, पेन रिलीफ के लिए। अब इसमें जो कंटेंट हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा टेंस का। टेंस है क्या, उसकी डेफिनेशन, टेंस मशीन जो है वो किस तरह से वर्क करती है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन उसका देखेंगे जिस तरह से वो करती है। जैसे गेट कंट्रोल थ्योरी है, डिसेंडिंग इनहिबिशन है, ओपिएट मेडिएटेड कंट्रोल। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस, जैसे लो टेंस होती है, हाई टेंस, कन्वेंशनल टेंस, कौन सी टेंस, कितनी टाइप्स हैं टेंस की और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। प्रिकॉशंस देखेंगे विद केयर जब हमने टेंस अप्लाई करनी होती है पेशेंट्स पे, या फिर इंडिकेशंस जिनके लिए ये बेस्ट है पेन रिलीफ मोडेलिटी, वो कंडीशंस हम देखेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिनमें हम मोडेलिटी नहीं लगा सकते, ये टेंस मोडेलिटी लगाएंगे ही नहीं। और एंड पे हम इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट देखेंगे कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम किस पैटर्न में अप्लाई करेंगे डिफरेंट रीजन ऑफ बॉडी पे। ये इस तरह की कोई होती है मशीन टेंस। इसमें हम देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 लीड्स होती हैं। और इसके बाद अगर तो मैं जूम करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे ऑन ऑफ का एक बटन होता है येलो कलर का जो है। फिर इसमें हम डिफरेंट इसके मोड्स होते हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। पेशेंट जिस मोड पे कंफर्टेबल होगा हम उसी पे उसे इंटेंसिटी देंगे। फिर हम उसी मोड की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी सेंसेशन लॉस्ट होती हैं, तो उनको अगर हम बहुत हाई इंटेंसिटी की भी टेंस लगा देंगे तो उनको फील नहीं होगा। तो ये इंटेंसिटी एंड मोड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सेट करना होता है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। टेंस इज़ अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन विच प्राइमरली एम्स टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ पेन रिलीफ by specifically exciting sensory nerve and therapy by stimulating either the pain gate mechanism or the opioid system। टेंस है क्या, ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेथड है जिसका प्राइमरली मकसद यही होता है कि पेन की इंटेंसिटी को कम करना। अब ये इंटेंसिटी कैसे कम करेगी पेन की? बाय एक्साइटिंग सेंसरी नर्व्स। अब हमारी बॉडी में तो डिफरेंट सेंसेशन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, पेन के लिए अलग से हैं, मैकेनिकल के लिए अलग से हैं, केमिकल रिसेप्टर्स और होते हैं हमारे पास। तो ये क्या करती है, ये पेन के अलावा बाकी जितने सेंसरी फाइबर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करेगी, क्योंकि जो पेन कैरिंग फाइबर्स होते हैं उनका डायामीटर बहुत कम होता है। डायामीटर जितना कम होगा उनकी कंडक्शन वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो जब हम टेंस लगाते हैं उसमें मैकेनिकल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मैकेनिकल रिसेप्टर्स का जो मैसेज होता है वो जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में, और वहाँ पे जो इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है वो इस पेन के पाथवे को इनहिबिट कर देता है और पेन ऊपर जाएगा ही नहीं। पेन हमारे ब्रेन तक जो मैसेज जाएगा वो मैकेनिकल रिसेप्टर्स का जाएगा। दिस ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द पेन, क्योंकि इसमें हमने सिम्टम्स को ही रिलीव किया है। सिम्टम क्या थी? पेन थी, तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इसमें हम कॉज को ट्रीट नहीं कर सकते बाय यूजिंग टेंस। बॉडी रीजन्स हैं, किन किन रीजन्स के लिए हम टेंस यूज़ कर सकते हैं? शोल्डर रीजन, एंकल, नी, नेक, बैक रीजन है, एल्बो, हिप, रिस्ट, मतलब हम ओवरऑल बॉडी पे इसे अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे भी। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज़्म जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था कि ये गेट कंट्रोल मैकेनिज़्म के थ्रू वर्क करता है। सेकंड इसका मैकेनिज़्म है डिसेंडिंग पेन सुप्रेशन, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड जो इसका मैकेनिज़्म है वो है सेंट्रल बाइसिंग थ्योरी। और फोर्थ मैकेनिज़्म है रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट पेन रिलीव एंडिंग्स फ्रॉम विद इन द डैमेज्ड एरिया। वन बाय वन हम ये 4 मैकेनिज़्म देखेंगे। फर्स्ट मैकेनिज़्म है पेन गेट थ्योरी, गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन भी जिसे कहते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन वाज प्रपोज्ड बाय द मेल्जिक एंड वॉल इन 1965। It describes a process of inhibitory pain modulation at the spinal cord level.
वही स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही इनहिबिटरी पेन की मॉड्यूलेशन होती है, पेन इनहिबिट हो जाता है। वह एक्टिवेटिंग, अब ये एक्टिवेट किसको करता है, ए बीटा फाइबर्स विद टेक्टाइल इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन इन डोर्सल हॉर्न आर एक्टिवेटेड लीडिंग टू द इनहिबिशन ऑफ पेन सिग्नल्स। आगे हम फाइबर्स भी देखेंगे, कौन से फाइबर्स हैं जो पेन की सेंसेशन लेके जा रहे हैं, कौन से हैं जो मैकेनिकल लेके जा रहे हैं अदर देन पेन। तो ये पॉइंट याद रखना है इसमें कि टेंस जो है वो मोस्टली ए बीटा फाइबर्स को एक्टिवेट करती हैं, लेकिन जो हमारा पेन के लिए होते हैं, पेन के लिए हमारे सी फाइबर्स होते हैं और ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं जिनका डायमीटर बहुत कम होता है और कंडक्शन वेलोसिटी भी कम होती है। ये हमारे पास डिफरेंट एफरेंट एक्सॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जैसे कि हम दे सकते हैं ए और सी, दो टाइप्स होती हैं इसकी। ए को फर्दर हम ए अल्फ़ा, ए बीटा और ए डेल्टा में डिवाइड करते हैं और सी फाइबर्स हैं। अब इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा डायमीटर हमें ए अल्फ़ा का नज़र आ रहा है जिसका डायमीटर 13 से 20 है और स्पीड भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से 80 से 120। फिर हमारे पास ए बीटा फाइबर्स हैं। ए बीटा फाइबर्स का डायमीटर ए अल्फ़ा के कंपैरेटिवली कम है, 6 से 12 तक, और इसकी कंडक्शन वेलोसिटी भी ए अल्फ़ा से कम है, 35 से लेकर 75 तक है। थर्ड टाइप है हमारे पास ए डेल्टा फाइबर। इसका डायमीटर अब ए अल्फ़ा और ए बीटा दोनों से कम है, 1 से लेकर 5 तक, और इसकी स्पीड भी उन दोनों से कम है, 5 से 35 तक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सी फाइबर। सी फाइबर्स का डायमीटर बिल्कुल थिन 2.2 से 0.2 से लेकर 1.5 तक होता है, मतलब इतना थिन है ये, और इसकी जो स्पीड होती है 0.5 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम इसमें देख सकते हैं, अभी जैसे हमने डिस्कस किया है पीछे, कि ए डेल्टा और सी फाइबर्स जो हैं वो पेन स्टिमुलस को लेके जाते हैं, लेकिन हम टेंस में क्या पढ़ते हैं इसका मैकेनिज़्म, कि ए बीटा फाइबर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जाकर इनहिबिट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, जिसकी वजह से ए डेल्टा और सी फाइबर्स का जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इनहिबिशन हो चुकी है ड्यू टू ए बीटा फाइबर्स एक्टिवेशन। सोमैटिक सेंसरी एफरेंट दैट रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट लिंक रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसमें अगर हम देखें, सेंसरी फंक्शन है, रिसेप्टर की टाइप है एफरेंट एक्सॉन, जैसे कि हमने अभी देखा है ए अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा एंड 4 सी फाइबर्स, एक्सॉन का डायमीटर एंड कंडक्शन वेलोसिटी। ये चीज़ें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली इमेज में, एक्सॉन का डायमीटर और कंडक्शन वेलोसिटी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ए अल्फ़ा फाइबर्स होता है, ए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, फर्दर इसकी 2 टाइप्स होती हैं। तो ये मसल स्पिंडल ही होते हैं, रिसेप्टर टाइप अगर हम इसकी देखें, और ए अल्फ़ा 1 और ए अल्फ़ा 2 जो है वो प्रोप्रियोसेप्शन के लिए होती हैं, मतलब सेंस ऑफ पोजीशन को सेंस करते हैं ये रिसेप्टर्स, और होते कहाँ है, मसल स्पिंडल में। सेकंड है हमारे पास ए बीटा फाइबर्स। ए बीटा फाइबर्स जो है वो मार्कल्स हैं, मिजनर्स हैं, पिक्सिनियन हैं, एंड्रोफियन सेल्स है। अभी हमने देखा है कि टेंस में कौन से फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं, ए बीटा, जिसको ये रेड हाईलाइट किया हुआ है, और ये किसको लेके जा रहे हैं, टच को लेके जा रहे हैं, जो कि मैकेनिकल स्टिमुलस में आता है। थर्ड टाइप है हमारे पास एफरेंट एक्सॉन टाइप की ए डेल्टा। ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारी स्किन में और पेन टेम्परेचर के लिए होती हैं। सबसे लास्ट अब टाइप हो गई सी फाइबर्स। ये भी फ्री नर्व एंडिंग्स हैं लेकिन अनमाइलिनेटेड हैं सी फाइबर्स, ये याद रखना है, मतलब इन पे माइलिन शीथ नहीं होती, कोई श्वान सेल्स नहीं होते। ये भी पेन, टेम्परेचर और इचिंग के लिए होते हैं। अच्छा, अब हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं गेट कंट्रोल थ्योरी का। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन है यहाँ पे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ है। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन अगर तो एक्टिवेट हो जाता है, वो जाकर क्या करेगा, पेन की जो है इनहिबिशन करा देगा। वैसे हमने क्या पढ़ा है, पेन किस पाथवे से जाता है, सी फाइबर्स के थ्रू जाता है, यहाँ पे हमारे पास फिर ब्रेन में जाता है। लेकिन अब क्या है, हमारे जो बीटा फाइबर्स हैं जिनका ये डायमीटर ऊपर से हमें नज़र भी आ रहा है मस्टर्ड कलर में, उनका डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से, मैकेनिकल स्टिमुलस, टच स्टिमुलस की वजह से ये हाईली एक्टिवेट होते हैं, और इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनका मैसेज सी फाइबर्स की निस्बत जल्दी पहुंच जाता है यहाँ तक, और यहाँ से फिर ब्रेन तक इसी का मैसेज जाएगा ए बीटा का। सी फाइबर्स जो कि पेन और टेम्परेचर के लिए होता है, उसका मैसेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा स्लो कंडक्शन वेलोसिटी की वजह से।
ये भी वही है हमारे पास, ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स हैं, नोसिसेप्टिव्स हैं। अब वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे, ए बीटा फाइबर्स एक्टिवेट हो गए टेंस की वजह से, जो कि नॉन नोसिसेप्टिव थे। मतलब नोसी का मीनिंग ही पेन होता है, मतलब पेन रिसेप्टर्स के अलावा वाले जो होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जब ए बीटा फाइबर्स एक्टिवेट होंगे वो जाकर स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर देंगे। इंटर न्यूरॉन इनहिबिट मतलब पेन का जो पाथवे है वो भी इनहिबिट हो जाएगा टू दी हायर ब्रेन सेंटर, और हमारे ब्रेन को मैसेज किसका जाएगा, नॉन नोसिसेप्टिव फाइबर्स का। ये फर्स्ट हमारे पास मैकेनिज़्म हो गया, होप सो समझ आ गई होगी। सेकेंड जो मैकेनिज़्म है वो है हमारे पास डिसेंडिंग इनहिबिशन। डिसेंडिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई कंट्रोल हायर सेंटर से होगा जो कि नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन जो फुल एंड फाइनल कंट्रोल है वो ब्रेन ही कर रहा होगा। द पेरी एक्विडिक्टल ग्रे मैटर इन द मिड ब्रेन एंड रोस्ट्रल वेंट्रोमीडियल मेडुला आर इन्वॉल्व। अब इसमें दो पार्ट्स हैं ब्रेन के, पीएजी एंड आरवीएम, ये इन्वॉल्व होते हैं डिसेंडिंग इनहिबिशन में। अब इनमें होता क्या है, दीज सेंटर्स कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर्स एंड एंडोजीनियस ओपियाइड्स। इन्हीं सेंटर्स में पीएजी एंड आरवीएम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ओपियाइड रिसेप्टर्स होते हैं और एंडोजीनियस ओपियाइड्स होते हैं। डिसेंडिंग पाथवेज प्रोजेक्ट टू द डोर्सल हॉर्न एंड इनहिबिट पेन ट्रांसमिशन। इन्हीं की वजह से ये जो ओपियाइड रिसेप्टर्स हैं, एंडोजीनियस ओपियाइड्स हैं, ये रिलीज़ करते हैं और वो नीचे की तरफ आते हैं डोर्सल हॉर्न में, और डोर्सल हॉर्न में आकर वो दोबारा से पेन का जो पाथवे होता है उसे इनहिबिट कर देंगे। दीज पाथवेज आर मोनोएमिनर्जिक, मतलब मोनोअमाइन होते हैं ये, विच मॉड्यूलेट दी सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारी के सारी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इनकी वजह से ये कंट्रोल आ रहा है, या फिर हिस्टामिन, यही न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे और पेन के पाथवे को इनहिबिट कर देंगे। दो मैकेनिज्म हमारे हो गए, पेन गेट थ्योरी एंड डिसेंडिंग पाथवे। थर्ड है हमारे पास ओपिएट मेडिएटेड कंट्रोल। इसमें एंडोजिनस ओपियाइड्स जैसे कि एंडोर्फिन है, डाइनोर्फिन्स है और एनकैफ्लिन है। वैसे ये भी डिसेंडिंग में ही आता है, लेकिन डिसेंडिंग दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे होते हैं और दूसरे क्या है, एंडोजिनस ओपियाइड्स हैं, जिसमें एंडोर्फिन, डाइनोर्फिन और एनकैफ्लिन आ जाता है। तो ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस हैं, उसमें हमने पढ़ा था वो न्यूरोअमाइन थे, मोनोअमाइन थे, लेकिन ये क्या होते हैं हमारे पास, न्यूरोपेप्टाइड हैं। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी देखें तो द ब्रेन कैन सीक्रेट इट्स ओन एनाल्जेसिक सब्सटेंसेस लाइक एंडोर्फिन टू मॉड्यूलेट पेन। अब इसमें पेन मॉड्यूलेशन के ही सब्सटेंसेस आ रहे हैं, वो आकर पेन पाथवे को इनहिबिट कर देंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स के आए थे, उन्हें वो स्पाइनल कॉर्ड तक आए थे, स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन थे उसको इनहिबिट किया, पेन का पाथवे इनहिबिट हो गया, लेकिन ये उससे चेंज है, ये इटसेल्फ जो है एनाल्जेसिक सब्सटेंसेस है। Endorphin are neuropeptide that act on the CNS and peripheral nervous system to reduce pain. They have similar pharmacological effects as morphine. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस हैं। टेंस की तीन मेजर टाइप्स होती हैं, कन्वेंशनल टेंस है, हाई टेंस है और लो टेंस है। जो लो टेंस है उसे अल टेंस भी कहते हैं और हाई टेंस को इंटेंस टेंस भी कहते हैं। ये इनका डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इंटेंशन है, टेंस पैरामीटर्स हैं, पेशेंट एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रोड लोकेशन, एनाल्जेसिक प्रोफाइल है और हमारे पास रिजीम आ रही है। इसमें अगर हम कन्वेंशनल को देखें तो कन्वेंशनल स्टिमुलेट करते हैं लार्ज डायमीटर्स को, जो कि हमारे पास वही नॉक्शियस होते हैं। एफरेंट ए बीटा फाइबर्स प्रोड्यूस द सेगमेंटल एनाल्जेसिया। टेंस के पैरामीटर्स इसमें क्या यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल टेंस में इंटेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 100 से लेकर 200 पल्स पर सेकेंड। और पेशेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नॉन पेनफुल टेंस पेरेस्थीसिया विद मिनिमल मसल एक्टिविटी। इसमें पेशेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस फील करेगा, लेकिन वो नॉन पेनफुल ही होगा। इलेक्ट्रोड लोकेशन हम डर्माटोमल जो पैटर्न होता है उसी को फॉलो करते हैं, या फिर डायरेक्टली
एट द साइट ऑफ पेन पे हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स। एनाल्जेसिक प्रोफाइल यूजुअली रैपिड ऑनसेट एंड ऑफसेट, और रिजीम में हम यूज़ टेंस व्हेनेवर इन पेन। और ये कब कब यूज़ करेंगे, जब भी पेशेंट को पेन होगा हम कन्वेंशनल टेंस यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड टाइप आ गई हमारे पास लो टेंस या फिर आल टेंस भी जिसे कहते हैं। ये स्टिमुलेट करती है स्मॉल डायमीटर क्यूटेनियस एंड मोटर एफरेंट्स को, जिसमें ए डेल्टा आते हैं, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा सेगमेंटल एनाल्जेसिया इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसकी इंटेंसिटी हाई होती है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है। कन्वेंशनल के अपोजिट हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से लेकर 5 पल्स ऑफ 100 पल्स पर सेकेंड। पेशेंट एक्सपीरियंस करता है स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल मसल ट्विचिंग, मतलब इसमें अगर मसल ट्विचिंग हो रही है तो मायोटोम्स इन्वॉल्व होंगे। मायोटोम साइट ऑफ द पेन, अब इसमें जो इलेक्ट्रोड की लोकेशन होती है मायोटोम्स पे लगाते हैं, मसल्स पे, मोटर नर्व्स पे, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे। मे बी डिलेड ऑनसेट एंड ऑफसेट। इसका जो एनाल्जेसिक प्रोफाइल है, यूज टेंस फॉर 20 to 30 मिनट एट अ टाइम। ये अल्टेंस जो है हम आधे घंटे तक भी लगा सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा, पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंस टेंस टू स्टिमुलेट स्मॉल डायमीटर क्यूटेनियस एफरेंट, जैसे कि ए डेल्टा टू प्रोड्यूस दी काउंटर इरिटेशन। अब हाई एम्पलीट्यूड होता है, ये भी अनकम्फर्टेबल है, नॉक्शियस है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 50 से लेकर 200 तक होती है, मतलब एम्पलीट्यूड भी हाई है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हाई है। इसमें कन्वेंशनल में क्या था, लो इंटेंसिटी और हाई फ्रीक्वेंसी। अल्टेंस में क्या था, उसके अपोजिट हो गया, हाई इंटेंसिटी लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन इंटेंस टेंस जैसे हम बर्स्ट भी कहते हैं, ये हमारे पास हाई इंटेंसिटी और हाई फ्रीक्वेंसी टेंस है। इसमें पेशेंट अनकम्फर्टेबल होगा, पेनफुल इलेक्ट्रिकल प्रेस्थीसिया फील करेगा। इसमें डर्माटोम्स को अप्लाई करते हैं बर्स्ट टेंस या फिर इंटेंस टेंस में। साइट ऑफ पेन पे भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, नर्व्स पे भी लगा सकते हैं, प्रॉक्सिमल टू द पेन। और इसके अगर हम एनाल्जेसिक प्रोफाइल देखें तो रैपिड ऑनसेट होता है और डिलेड ऑफसेट होता है। फ़ौरन से इसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी देर तक रहता है, शॉर्ट पीरियड्स ओनली, क्योंकि दोनों चीज़ें हाई हैं, इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट अनकम्फर्टेबल है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बाकियों से कम है, 5 से 15 मिनट एट अ टाइम, इससे ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। डिफरेंट मोड्स एंड टेंस स्टिमुलेशन की, जैसे कि हमने उस मशीन में देखे भी थे, जो स्टार्ट में हमने मोडेलिटी देखी थी, उसमें हमारे पास 4 से 5 ऑप्शंस आते हैं, जैसे टेपिंग 1 होता है, टेपिंग 2, नीडिंग, मसाज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं और ये पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर वन मोड देन चेंज इट विद द अदर। अगर सपोज पेशेंट टेपिंग 1 पे अनकंफर्टेबल है तो हम उसे टेपिंग 2 लगाएंगे, अगर टेपिंग 2 पे भी अनकंफर्टेबल है तो नीडिंग पे जाएंगे, अगर नीडिंग पे भी पेशेंट अनकंफर्टेबल है तो हम नेक्स्ट मसाज पे जाएंगे। तो ये हम मोड एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। टेपिंग 1 मोस्टली एक्यूट केसेस के लिए यूज़ होती है, टेपिंग 2 मोस्टली क्रोनिक केसेस के लिए यूज़ होती है। नीडिंग एंड मसाज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंफर्ट लेवल, यू स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द डिजनरेटिव कंडीशंस। जैसे हमारे पास डिफरेंट आर्थराइटिस आ जाती है, मोस्टली उनमें हम नीडिंग और मसाज ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिकॉशंस कि किन किन कंडीशंस में हमने विद केयर टेंस अप्लाई करनी है। अगर तो प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में हम प्रिकॉशन के साथ अप्लाई करेंगे, हम एब्डोमिनल रीजन पे टेंस अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही पेल्विक रीजन पे। ओवर द आइज़ इंटरनल यूज़ ओवर द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटीरियर चेस्ट पे भी हम नहीं करते क्योंकि हार्ट तो इंटीरियर वाल आ जाती है हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक एंड एपिलेप्सी, द अनरिलायबल पेशेंट्स। Tens should be kept out of the reach of the children. Tens should not be used while operating vehicles. Applications and removal of electrodes should be taken when the applications is switched off. When the appliance is switched off, electrode should not be placed over the broken sides. जो कि हमारे पास ओपन अल्सर्स होती हैं, ओपन वुंड्स होते हैं, उन पे हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। इंडिकेशंस किन किन में हम टेंस ही रिकमेंड करते हैं। अगर क्रोनिक पेन है
उसमें हम टेंस अप्लाई करते हैं। जैसे CRPS है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, वो भी क्रोनिक पेन होता है, डिफरेंट साइड्स ऑफ बॉडी में होता है, तो उसमें मोस्टली हम टेंस यूज़ कर रहे होते हैं। फैंटम लिम्ब पेन होता है, अगर किसी के एम्पुटेशन हो चुके हैं लेकिन वो फिर भी पेन फील कर रहा है तो उसमें भी ये बेस्ट है। रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी, ये वही चीज़ हो गई हमारे पास, RSDB से कहते हैं, या फिर CRPS कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, जो कि क्रोनिक पेन होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद जो पेशेंट को वही स्टिचेस की साइड पे होता है, और ऑप्स पेन होता है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्स पेन मैनेजमेंट के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब नहीं यूज़ करेंगे? जब पेशेंट में पेसमेकर लगा होगा, पेशेंट को मैलिग्नेंसी होगी, कैरोटिड साइनस पे डायरेक्टली हमने अप्लाई नहीं करना, प्रेगनेंसी वाली फीमेल में हम प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं यूज़ करना, अगर कोई इन्फेक्शन एक्टिव है या स्किन कंडीशन जो कि अभी एक्यूट कंडीशन में है तब भी हम टेंस अप्लाई नहीं करेंगे। एरियाज़ ओवर इम्पेयर्ड और एब्सेंट सेंसेशन, अगर किसी की सेंसेशन इम्पेयर्ड हैं तो तब भी हम नहीं लगाएंगे। कार्डियक कंडीशन जैसे कि एरिथमा है उसमें भी नहीं हम अप्लाई करते, क्योंकि उसमें जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो चेंज हो सकती है टेंस की वजह से। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि एपिलिप्सी है, स्ट्रोक है, उसमें भी हम नहीं यूज़ कर सकते। और लास्ट पे हमारे पास नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स, इन पे भी एपिलिप्सी और स्ट्रोक में क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि पेशेंट अनकोऑपरेटिव होते हैं और इनमें सेंसेशन भी नहीं होती, सेंसेशन इम्पेयर्ड हो जाती है मोस्टली स्ट्रोक के पेशेंट्स में, तो इसलिए सेफ साइड पे रहने के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो बिल्कुल लो इंटेंसिटी पे करते हैं, और साथ साथ हम पेशेंट को असेस भी कर रहे होते हैं। ये हमारे पास आगे डिफरेंट इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टिफ शोल्डर बोथ साइड्स, स्टिफ शोल्डर बिल्कुल सेंटर में ही है। जेंटल सिस्टम स्टिमुलेटरी इफेक्ट फॉर द नर्व्स, ये फुल बैक के लिए हो गया। नेक पेन के लिए सर्वाइकल रीजन हुई। माइग्रेन और हेडेक के लिए अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग। बाउल एंड इंटेस्टाइन के लिए अगर है तो 2 इलेक्ट्रोड्स एब्डोमेन पे हैं और 2 लोअर बैक पे। आर्म पेन के लिए 2 इलेक्ट्रोड अबव द एल्बो, 2 इलेक्ट्रोड बिलो द एल्बो हैं। लेग पेन के लिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन। हिप पेन के लिए हम पोस्टीरियरली अप्रोच करते हैं, और नी पेन है हमारे पास, नी पेन में भी हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लैटरल 4 इलेक्ट्रोड्स। फिर हमारे पास शैटिका का है, शैटिका नर्व को ही फोकस करते हुए हम इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। फुट पेन के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये फुट पेन के लिए इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट हो गई। एंकल पेन के लिए एंकल रीजन को हमने फोकस करना होता है, तो एंकल की सराउंडिंग में ही हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे, और स्लिप्ड डिस्क में लोअर बैक। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट, वो तो हमने रीजन वाइज देखी थी, अब ये मसल वाइज है मायोटोम के अकॉर्डिंग। इसमें डेल्टॉइड मसल पे ये अप्लाई हुए हैं इलेक्ट्रोड्स, ये बाइसेप मसल पे हैं, ये एब्डोमिनल मसल्स पे हैं। फिर हमारे पास फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स पे टेंस लगी हुई है। इसके बाद हमारे पास पेरोनियस मसल, वहाँ पे टेंस अप्लाई की हुई है। एरेक्टर स्पाइनी मसल है जो कि हमारे पोस्टरल मसल्स हैं उन पे। ग्लूटियस मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, बैक साइड ऑफ द थाई, टिबियलिस एंटीरियर, ट्रेपेजियस मसल, ट्राइसेप मसल, एक्सटेंसर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स, लो बैक मसल एंड काफ मसल। ये इन सब की हमारे पास इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग आ गई। होप सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो गया है या समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।